ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो जियान के साथ होती है, जो कि घर आता है अपनी गर्लफ्रेंड लिनशिन से मिलने के लिए। दोनों ही 2 महीनों से रिलेशनशिप में होते हैं और इन लोग की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। लिनशिन को आज ही गुड न्यूज मिली होती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट वीक जियान के बर्थडे पर उसे ये बात बता के सरप्राइज देगी। अब तभी यहाँ पर जियान को कुछ काम से कॉल आ जाता है और वो लिनशिन को जरूरी काम का कहकर यहाँ से चला जाता है। जियान के जाने के बाद शीन अकेले खाना खाने जा रही होती है, तभी इतने में इसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ये सुनते के साथ ही लिनशी कहती है कि मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है कि कलीग उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुमने तो ये सर्जरी कितने अच्छे से हैंडल कर ली और माँ और बच्चे दोनों की जान बचा ली। और इसकी कलीग इसे ये भी बताती है कि जिस प्रेग्नेंट वुमेन की उसने जान बचाई है उसका हस्बैंड उसकी इतनी फिक्र कर रहा था कि वो 6 से 7 घंटे तक ऑपरेशन रूम के बाहर ही था। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जियान होता है, जो कि नर्स से बात कर रहा था। तभी लिनशी रूम से बाहर निकलती है और इसकी कलीग से बताती है कि वही उसका हस्बैंड है। लिनशी तो यहाँ पर जियान को देखते के साथ ही पहचान जाती है और वो जल्दी से वापस अंदर जाकर छुपकर रोने लगती है, क्योंकि लिनशी को लग रहा होता है कि जिस प्रेग्नेंट वुमेन की उसने जान बचाई उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि जियान है। लिनशी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सोचती है कि आखिर में एक मिस्ट्रेस कैसे बन गई। अब यहाँ पे नर्स जियान को एक पेपर साइन करने के लिए देती है और जियान उस वुमेन की हस्बैंड वाली पोजीशन के ऊपर साइन कर देता है, क्योंकि एक्चुअल में ये उसके फ्रेंड की वाइफ होती है। जियान का फ्रेंड जब उसकी जान बचा रहा था तब उसकी जान चली गई, इसलिए अब जियान ने डिसाइड किया है कि वो अपने फ्रेंड का एहसान चुकाने के लिए उसकी वाइफ और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। यहाँ पे लिनशी इसे साइन करते हुए देख लेती है और सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उस वुमेन का बच्चा सच में जियान का है, यानी मैं तो इन दोनों के बीच में बस थर्ड पार्टी हूँ। लिनशी बेचारी यहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद जियान जब घर पहुँच रहा होता है तभी इसे लिनशी का मैसेज आता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। ये पढ़ते के साथ ही शॉक हो जाता है और जल्दी से घर आता है तो इसे पता लगता है कि लिनशी यहाँ से जा चुकी है। फिर जियान लिनशी को इतना कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका कॉल लगता ही नहीं। फिर ये बेचारा सोचने पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हम देखते हैं कि अब 6 साल बीत गए हैं और जियान लिनशी और अपनी फोटो को देखकर उसे याद कर रहा होता है। असिस्टेंट के यहाँ पर आते ही वो इसे इस बारे में पूछता है कि लिनशी की कुछ न्यूज मिली या नहीं, पर कुछ भी न्यूज ना मिलने की वजह से बहुत ही अपसेट होता है और सोचता है कि अब 6 साल बीत गए हैं, पता नहीं लिनशी को उस दिन क्या हुआ था और वो कहाँ पर चली गई है। फिर जियान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो लिनशी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहे और उसके बारे में पता लगा के रहे। फिर हम यहाँ लिनशी को देखते हैं जो कि अपने 3 बेबीज को लेकर अब्रॉड से आई होती है। तब यहाँ पर तीनों बच्चे मिलकर जियान के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि शहर के रिच सीईओ मिस्टर जियान जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनका पहले से एक बेटा भी है। फिर जैसे ही लिनशी ये न्यूज सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि वापस आते के साथ ही उस चीटर के बारे में न्यूज सुनने मिल रही है, ये कितना अनलकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों बेबीज को इस बारे में पता लगता है कि इन लोग के डैडी यहीं एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। बाव यहाँ पर शाओ और लिन से कहता है कि मैं जाता हूँ डैडी से मिलने के लिए और तुम लोग मम्मी को संभालो। तो शाओ और लिन दोनों इसे हाँ कहते हैं और बाव जल्दी से भाग जाता है। लिनशी उसे जाते हुए देख लेती है और कहती है कि बाव तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब यहाँ पर शाओ और लिन जानबूझ के रोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं ताकि लिनशी का ध्यान इन पर हो, पर फिर लिनशी समझ जाती है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो ना। फिर हम यहाँ जियान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ किसी मिस्टर ची से मिलने आया होता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मिस्टर ची अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर चिन की फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए अब वो आधे घंटे बाद पहुंचेंगे। ये सुनकर जियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर बाओ आकर जियान को डैडी कहने लग जाता है। फिर ये सुनकर तो जियान असिस्टेंट की तरफ शॉक होकर देखने लगता है और बाओ कहता है कि डैडी मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया। फिर जियान बाओ से कहता है कि बच्चे तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। पर बाओ नहीं मानता और वो कहता है कि मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप ही मेरे डैडी हो। फिर जियान बाव को देखने लगता है और इसे इस पर काफी प्यार आ रहा होता है। बाव कहता है कि डैडी मुझे आपको हक करना है। ये बोलकर वो जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहता है कि डैडी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, क्या मैं आपके साथ आपके घर चल सकता हूँ। तभी यहाँ पर फ्रैंक पहुंच जाता है और वो बाव से कहता है कि चलो जल्दी मेरे साथ। पर बाव तो जाने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि अंकल फ्रैंक मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। तो फ्रैंक कहता है कि अब तो तुम बहुत ही शरारती हो चुके हो, पहले तो तुम मुझे डैडी बोलते थे और अब अंकल बोल रहे हो। तो बाव कहता है कि अब मुझे मेरे डैडी मिल चुके हैं और अगर मैं अंकल को डैडी कहूँगा तो मेरे डैडी जेलस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्रैंक जियान को हेलो कहता है और जियान इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो फ्रैंक कहता है कि ये अभी अब्रॉड से वापस आया है ना, तो बहुत ही शरारती है। फिर फ्रैंक जल्दी से बाव को अपने पास ले लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मम्मी तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी। फिर फ्रैंक इसे ले जाने लगता है। तभी बाव कहता है कि मुझे डैडी को एक गिफ्ट देना है और फिर बाव जियान को एक नोट दे देता है और फ्रैंक के साथ यहाँ से जाते हुए
जियान को इशारा करता है कि वो इसे फोन करे और यहाँ पर जियान देखता है कि उस बच्चे ने इसे अपना नंबर दे के गया है। तो जियान कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही स्मार्ट है। फिर जियान मिस्टर ची को कॉल करके पूछता है कि वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। तो मिस्टर ची से बताता है कि वो कई काम में बिजी है और यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। फिर जियान अपने असिस्टेंट के साथ वापस यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर लिंची भी फैंग और अपने तीनों बेबीज के साथ एयरपोर्ट से निकल रही होती है। फैंग ने यहाँ पर लिंची और बेबीज को पिक करने के लिए अपनी कार लाया होता है और तीनों बेबीज ग्रुप बनाकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और बाओ इन लोग को बताता है कि मैंने डैडी से मिल लिया और उन्हें अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि डैडी हमें जरूर कांटेक्ट करेंगे। तभी यहाँ पर लिंची बाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा ये क्या बिहेवियर है, तुम कहाँ पर भाग गए थे और तुमने शाओ और लिन को भी अपने प्लान में मिला लिए थे झूठ बोलने के लिए। फिर बाओ लिंची से सॉरी कहने लग जाता है और शाओ और लिन भी लिंची को मनाने लग जाते हैं कि मम्मी प्लीज ब्रदर को माफ कर दो। तो लिंची कहती है कि तुम तीनों हमेशा ऐसे ही करते हो और एक साथ मिल जाते हो। तो फैंग कहता है कि अच्छा चलो बच्चों पर इतना गुस्सा मत करो और इन्हें माफ कर दो। और फिर फैंग लिंची से इस बारे में पूछने लगता है कि वैसे तुम अब्रॉड से वापस अपने लैब की इन्वेस्टमेंट के लिए आई हो ना। लिंची बताती है कि हाँ, मेरा जो अभी मेडिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे आ पहुंचा है और अभी तक फंड्स पहुंचे नहीं है, इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फैंग कहता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लैब में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और तुम अब कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वापस आई हो तो थोड़ा एंजॉय करो और घूमो फिरो। पर लिंची तो इसे मना कर देती है। तो फैंग पूछता है कि आखिर क्यों। तो लिंची कहती है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि तुमने अब तक मेरी काफी हेल्प कर चुकी हो, इसलिए प्लीज वापस से तुम इन्वेस्टमेंट की बात मत करना। तो फैंग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुमने डिसीजन ले चुकी हो तो तुम चेंज नहीं करोगी। तभी यहाँ पर लिंची की बेटी उसे सजेस्ट करने लगती है कि मम्मी कल वंडर होटल में एक पार्टी होने वाली है जहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग आएंगे, तो शायद आपको वहाँ पर जाने से फायदा होगा और आपको किसी की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। फैंग तुरंत ही कहता है कि ये आइडिया अच्छा है और मुझे भी उस डिनर पार्टी का इनविटेशन मिला है और वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक फीमेल पार्टनर की जरूरत थी, तो तुम चलोगी तो अच्छा होगा। लिंची इस बारे में सोचकर मना करने वाली होती है। तभी तीनों बच्चे मनाने लग जाते हैं कि मम्मी मम्मी प्लीज मान जाओ ना। अब यहाँ पर ये तीनों इतना क्यूटली लिंची को मना रहे होते हैं कि वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी। फिर ये तीनों बड़े खुश हो जाते हैं। फिर हम यहाँ जियान को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है तो उसकी फ्रेंड की वाइफ सॉन्ग इसका वेलकम करती है और वो इसे खाने खाने का पूछ रही होती है पर ये मना कर देता है। तो जियान की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बड़े पत्थर हो, अब तक तो तुम्हें इस सॉन्ग को अपना लेना चाहिए था। तो जियान कहता है कि मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप तो जानती हो ना। तो जियान की मॉम कहती है कि लेकिन मुझे ये भी याद है कि हान ने तुम्हारी जान बचाया था और उसकी जान चली गई थी, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी वाइफ और उसके बच्चे की केयर करने की। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उस चीटर लड़की को याद कर रहे हो? 6 साल पहले वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और अब तो ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है और तुम उस लड़की की वजह से इतना डिप्रेस रहते हो और तुम्हारे आसपास के लोगों की तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। तभी यहाँ पर सॉन्ग का बेटा चैन भागते हुए आता है और ये जियान से कहता है कि डैडी आप फाइनली घर आ गए। तो जियान से कहता है कि सॉरी मैं काम में काफी ज्यादा बिजी था इसलिए घर आने में लेट हो गया, लेकिन ये बताओ कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तो चैन कहता है कि डैडी मुझे आपके साथ सोना है। फिर जियान चैन को उठा के उसे सोने के लिए लेके जा रहा होता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अभी बच्चे के सामने आप ऐसा कुछ बोलो। ये बोलकर जियान रूम में चला जाता है और उसकी मॉम गुस्सा हो रही होती है कि ये पहली बार नहीं है कि वो उस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो सॉन्गी ने मनाने लग जाती है कि प्लीज आप गुस्सा मत हो, जियान ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। जियान की मॉम सॉन्ग से कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जियान जरूर तुमसे शादी करेगा। पर सॉन्ग कहती है कि लेकिन वो तो मुझे लाइक करता ही नहीं है। तो जियान की मॉम कहती है कि तुम दोनों को 6 साल हो गए साथ रहकर, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी और तुम फिक्र मत करो, जल्द ही मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी और उसमें मैं तुम दोनों की शादी अनाउंस करूंगी और फिर जियान को तुमसे शादी करनी होगी। तो सॉन्ग कहती है कि लेकिन मॉम अगर लिंची वापस आ गई तो? जियान की मॉम से कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, 6 साल हो गए उसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली है, क्या पता वो अब तक मर चुकी होगी। तो सॉन्ग कहती है कि लेकिन अगर आप ऐसा करोगी तो जियान नहीं मानेगा और वो गुस्सा भी हो जाएगा। तो जियान की मॉम कहती है कि वो मना नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं पब्लिक में इस चीज को अनाउंस कर दूंगी तो उसे इस बात को मानना ही पड़ेगा। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंची अपने तीनों बेबीज को सोने से पहले स्टोरी सुना रही होती है। तभी बाओ और शाओ कहते हैं कि मम्मी हम लोग को नींद आ रही है तो क्यों ना आप अपने रूम में जाओ, हम लोग सो जाएंगे। तो लिंची अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और फिर शाओ और बाओ प्लान के बारे में बात करने के लिए उठते हैं। शाओ कहता है कि आखिर मम्मी फाइनली अपने रूम में गई लेकिन वो हमारी सिस्टर को भी लेके चली गई। तो बाओ कहता है कि कोई बात नहीं, सिस्टर को हम अपने प्लान के बारे में कल बता देंगे। शाओ कहता है कि कितनी बुरी बात है, डैडी ने अभी तक हमें फोन नहीं किया। बाओ कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हमने दूसरा प्लान बना के रखे थे, नहीं तो हम तो डैडी के ऊपर डिपेंड ही नहीं हो सकते। अब हमारे दूसरे प्लान के हिसाब से हमें दोनों को होटल में मिलवाना होगा और फिर ये दोनों प्लानिंग करने के बाद सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंची अपने तीनों बेबीज के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्हें गुड बाय करते हुए काम के लिए निकल रही होती है।
फिर लिंची के जाते ही तीनों बेबीज बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मम्मी अब फाइनली घर से चली गई हैं। हमें पता चलता है कि बाओ एक हैकर है जो कि अपने काम में लग जाता है। लिंची की शेयर्स के मामले में जीनियस है, वो कंपनी की स्टॉक मार्केट चेक करने लगती है और शॉ कहता है कि जब तक मैं ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी के बारे में प्लानिंग कर लेता हूँ कि कैसे हम मम्मी डैडी को मिलवाएंगे। फिर तीनों ही बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर यहाँ हम लिंची को देखते हैं जो कि फ्रैंक के साथ मिलकर जियान की कंपनी में आई होती है कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर तभी इसे सॉन्ग का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि स्कूल में चैन को किसी ने बुली किया है, इसलिए वो जल्दी से स्कूल में आए। ये सुनते के साथ ही जियान जल्दी से कंपनी से निकलने लगता है और हम देखते हैं कि लिंची और जियान पिछली बार की तरह फिर से एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान स्कूल पहुंच जाता है और चैन को चुप कराते हुए कहता है कि डैडी अब यहाँ पर आ गए ना तो रो मत। और फिर जियान पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो चैन रोते हुए बताता है कि डैडी मुझे इस लड़के ने ऐसा कहा कि मेरे पास कोई डैडी नहीं है और मैं बिना डैडी का बच्चा हूँ। और चैन इतना ज्यादा रोए जा रहा होता है तो जियान उसे चुप कराता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा डैडी। फिर उस लड़के की जो मॉम होती है वो जियान से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये आपका बेटा है। और फिर वो अपने बेटे को चैन से माफी मांगने के लिए कहती है और फिर ये सॉन्ग से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि आप मिस्टर जियान की वाइफ है, प्लीज आप हमें माफ कर दो और मेरे बेटे को स्कूल से मत निकालो। तो सॉन्ग इस बार के लिए लास्ट चांस दे देती है और फिर वो जियान के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ से जाते हुए सॉन्ग जियान से सॉरी कह रही होती है इस बात के लिए कि उस लेडी के सामने इसने ये क्लियर नहीं करी कि ये उसकी वाइफ नहीं है। सॉन्ग इसका रीजन देती है कि मैंने ये चैन के लिए करी। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे बच्चे मेरे बेटे को ये कहकर चिढ़ाए कि इसका कोई डैड नहीं है। जियान कहता है कि कोई मेरे बेटे को नहीं चिढ़ा सकता क्योंकि इसका डैड मैं ही हूँ। फिर सॉन्ग तो बहुत ही खुश हो जाती है और चैन का हाथ पकड़ने वाली होती है पर वो अपना हाथ दूर कर लेता है और इसे बताता है कि मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी वाइफ और उसके बच्चे का ध्यान रखूंगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग घर पे आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसका भाई आया हुआ है जो कि जियान के घर का एक कीमती वास उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। सॉन्ग इसे रोककर समझाती है कि ये जियान के घर की चीजें हैं और अगर तुम इसे चुराओगे तो मैं जियान को क्या बोलूंगी। इसका भाई त्याने से कहता है कि सिस्टर तुम 6 साल से इस घर में रह रही हो तो ये तुम्हारा घर हुआ और मुझे 80 मिलियन की जरूरत है तो तुम कुछ इंतजाम कर दो। सॉन्ग शॉक होकर कहती है कि पूरे 80 मिलियन का मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी। फिर त्याने से मनाने लग जाता है तो सॉन्ग कहती है कि एक काम करते हैं, कल जियान की मॉम की बर्थडे पार्टी होने वाली है और वहाँ पर वो मेरी और जियान की एंगेजमेंट अनाउंस करेंगी और अगर मेरी और जियान की एंगेजमेंट हो गई तो फिर मैं तुम्हें इजीली पैसे दे सकती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसका भाई त्यान तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर सच में मिस्टर जियान मेरा ब्रदर इन लॉ बन गया तो मेरे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। तभी सॉन्ग इसे चुप कराती है और स्लो बोलने का कहती है। फिर यहाँ देखते हैं कि जियान की मॉम की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है। बाओ अपने प्लानिंग पे काम करने के लिए लिंची से कहता है कि मॉम मुझे वो केक खाना है, तो लिंची इसे जाने की परमिशन दे देती है और कहती है कि लेकिन इधर उधर मत जाना। फिर फ्रैंक लिंची को लेकर क्लाइंट से मिलवाने के लिए चला जाता है और यहाँ पर बाओ बहुत ही खुश हो जाता है कि अब मम्मी की नजर मुझ पे नहीं है, अब मैं अपने प्लान पे काम कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि बाओ यहाँ से भागते हुए अपने डैडी को ढूंढने जा रहा होता है पर तभी रास्ते में ये चैन से टकरा जाता है और चैन तो गिरते के साथ ही रोने लगता है। तो उसका अंकल यानी कि सॉन्ग का भाई उसकी काफी फिक्र कर रहा होता है। बाओ जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि अंकल मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, पर त्यान तो फिर भी बाओ को चिल्लाए जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जियान आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसे देखकर बाओ तो बड़ा खुश हो जाता है पर तभी त्यान से कहने लगता है कि ब्रदर इन लॉ इस लड़के ने हमारे चैन को बुली किया। तभी बाओ जल्दी से जियान को हक कर लेता है और कहता है कि डैडी मुझे डर लग रही है। तो जियान बाओ से कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये देखते हुए त्यान कहता है कि ब्रदर इन लॉ आपका बेटा ये है, आखिर आप उसकी साइड इतना क्यों ले रहे हो। फिर यहाँ पर चैन रोते हुए बाओ से कहने लगता है कि डैडी का बेटा मैं हूँ। तो बाओ कहता है कि तुम नहीं मैं हूँ। तो ये सुनने के बाद तो चैन और भी ज्यादा रोने लगता है। तो त्यान कहता है कि ब्रदर इन लॉ ये सब क्या चल रहा है, आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से आपका बेटा कौन है। तो जियान इसे कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो, और दूसरी बात ये कि ये लड़का मेरे फ्रेंड का बेटा है। और फिर जियान बाओ से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो बाओ बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। तो जियान से कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हें लेके चलता हूँ। तो बाओ इसके लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि लेकिन अभी मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं अभी गिर गया था और इन अंकल ने भी मुझे बहुत ही चिल्लाया है, मैं बहुत ही अपसेट फील कर रहा हूँ। तो जियानी से उठा लेता है और कहता है कि अंकल को बताओ कि कहाँ पे चलना है। तो बाओ कहता है कि आप अंकल नहीं मेरे डैडी हो। तो जियान इसकी बात मानते हुए उसे यहाँ से लेके जाने लगता है और चैन तो बस यहाँ पे रोई जा रहा होता है। और ये सब देखकर ध्यान सोचता है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसके लिए मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे इग्नोर किया। फिर यहाँ पर हम लिंची और फ्रैंक को देखते हैं जो कि क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे।
तभी यहाँ पर लिंची को ध्यान आता है कि बाव नहीं दिख रहा है। फिर ये फैंग से कहती है कि मैं बाव को ढूंढने जा रही हूँ। फिर लिंची यहाँ पर बाव को ढूंढते हुए सोचती है कि पता नहीं लड़का कहाँ चला गया, कितना शरारती है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि त्यान चैन को चुप कराने के बाद इसे सॉन्ग के पास ले आता है। तो अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए देखकर सॉन्ग पूछती है कि आखिर ये रो क्यों रहा था। तो त्यान बताता है कि एक लड़का इसे टकरा के चला गया था, जिसकी वजह से चैन इतना रोने लग गया और जियान इसे छोड़कर उस लड़के को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो सगा बेटा हो। ये सुनकर जियान की मॉम भी शॉक होती है कि आखिर ऐसे कैसे। तभी जियान बाव को लेकर यहाँ पर आ जाता है और बाव सोच होता है कि मम्मी कहाँ पे चली गई। तभी यहाँ पर जियान की मॉम उसे पूछती है कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो बाव खुद ही अपने बारे में बताने लगता है कि ग्रैंडमा मैं डैडी का बेटा हूँ और ग्रैंडमा सॉरी मैं आपके लिए कोई भी बर्थडे गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन मैं आपको अच्छा सा गुड लक विश करता हूँ। तो जियान की मॉम तो इसे देखकर बहुत ही खुश होती है कि ये तो कितना क्यूट बच्चा है। तभी त्यान कहने लगता है कि इस बच्चे ने जानबूझ के चैन को मार के गया था। तो बाव कहता है कि अंकल मैं कितनी बार बोलूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। फिर ग्रैंडमा कहती है कि चलो अच्छा, दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा कराने की जरूरत नहीं है और फिर वो इन दोनों की फ्रेंडशिप करवा देती है। और फिर वो शैन से कहती है कि आज के स्पेशल डे पे मैंने डिसाइड करी हूँ कि मैं तुम्हारी और सॉन्ग की शादी फिक्स कर रही हूँ। तो जियान कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको मुझसे पहले डिस्कस करना चाहिए था। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर मैं तुमसे डिस्कस क्यों करूंगी, ये डिसीजन तो बहुत पहले ही ले चुकी थी मैंने। सॉन्ग तो बड़ी खुश होती है, पर तभी जियान कहता है कि ये मेरे फ्रेंड हान की वाइफ है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने फ्रेंड को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इसकी मॉम कहती है कि हान ने तुम्हारी जान बचाया था, उसके लिए तुम्हें ये करना ही होगा। जियान ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी सॉन्ग कहती है कि आंटी रहने दो, आप जियान को फोर्स मत करो, आखिर इसने इतने सालों तक मुझे और चैन को इतने अच्छे से ट्रीट किया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि कम से कम चैन के पास एक डैडी है। तो इसका भाई से कहने लग जाता है कि अगर तुम गू फैमिली में बिना कोई स्टेटस के साथ रहोगी तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, इसलिए इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलो, मैं तुम दोनों माँ बेटे को सपोर्ट कर लूंगा। तभी यहाँ पर जियान की मॉम कहती है कि हाँ त्यान एकदम सही कह रहा है, आखिर सॉन्ग हमारे घर में बिना स्टेटस के साथ कैसे रह सकती है, इसलिए तुम्हारी और सॉन्ग की आज एंगेजमेंट होके रहेगी। पर जियान फिर भी नहीं मानता और कहता है कि सॉन्ग भी ये नहीं चाहती है, आप इससे पूछ लो, ये भी मुझसे पक्का शादी नहीं करना चाहती है। फिर इसके पूछने पर सॉन्ग कुछ कह ही नहीं पाती। तो जियान कहता है कि देखा आपने, आप लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। फिर जियान की मॉम कहती है कि जरूर तुम अभी भी उसी लड़की को याद कर रहे हो, 6 साल से वो मिली नहीं, क्या पता वो सच मर चुकी होगी। तो जियान कहता है कि मॉम आप कुछ भी मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जिंदा है। तो जियान की मॉम कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना। फिर वो उसके असिस्टेंट को बुलाकर बताने के लिए कहती है। फिर जियान की मॉम के कहने पर असिस्टेंट झूठ बताता है कि लिंची मर चुकी है और ये न्यूज 5 साल पहले ही मिल चुकी थी, पर उसकी मॉम ने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बीमार था। पर जियान ये सब सुनने के बाद भी बिलीव नहीं करता है, वो कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। इसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अगर वो लड़की सच में जिंदा भी हुई तो भी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाऊंगी, मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग बनेगी और कोई नहीं। और फिर जियान की मॉम सॉन्ग से पूछने लगती है कि तुम इसे बताओ कि तुम इसे शादी करना चाहती हो। फिर सॉन्ग कुछ बोलने जा रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर लिंची आ जाती है और बाव से देखकर जोर से चिल्लाता है कि मम्मी आ गई। जियान तो यहाँ पर लिंची को देखकर शॉक हो जाता है और लिंची को पता लगता है कि ये पार्टी गो फैमिली की तरफ से। यहाँ पर जियान की मॉम भी लिंची को देखकर खुश नहीं होती। फिर लिंची तो जल्दी से अपने बेटे बाव को यहाँ से लेके जाने लगती है और जियान इसके पास आ रहा होता है, पर तभी उसकी मॉम उसे पकड़ के रोक लेती है। जियान की मॉम उसे वार्न करती है कि उसे उनकी बात सुननी पड़ेगी और सॉन्ग से ही शादी करना पड़ेगा। पर जियान कहता है कि मॉम प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उससे पूछना है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई थी, आखिर क्या रीजन था। उसकी मॉम कहती है कि और क्या रीजन हो सकता है, उसने तुम्हें चीट की है, उसे कोई और ही मिल गया होगा इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए तुम उस लड़की के पीछे मत जाओ नहीं तो वो फिर से तुम्हें फूल बना देगी। पर जियान नहीं मानता और कहता है कि मुझे उसके मुंह से सुनना है और फिर वो जल्दी से अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ से चला जाता है लिंची को ढूंढने के लिए और उसकी मॉम बस यहाँ चिल्लाती रह जाती है और इन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो लड़की वापस क्यों आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची बाव के साथ जा रही होती है और बाव पूछता है कि मम्मी क्या सच में डैडी किसी और से शादी करने वाले। लिंची से समझाती है कि किसने कहा कि वो तुम्हारे डैडी है, वो तुम्हारे डैडी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए दोबारा उनके पास मत जाना। तुमने सुना मम्मी ने क्या बोली। तो बाव कहता है कि मम्मी मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 5 साल का हो चुका हूँ। तभी इतने में भागते हुए यहाँ पर फैंग पहुँचता है और वो बाव से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों। तो बाव जल्दी से हक कर लेता और कहता है कि फैंग डैडी आप तो पूछो ही मत, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ। फिर फैंग बाव को उठाकर लिंची के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर भागते हुए जियान लिंची के ढूंढते हुए पहुंचता है और वो इन लोग को देखकर सोचता है कि क्या मेरी मॉम ने सच बोली थी कि लिंची ने मुझे चीट करी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लिंची जैसे यहाँ कार में बैठकर यहाँ से जाने वाली होती है तभी जियान जल्दी से नॉक करने लगता है और लिंची से बात करना चाह रहा होता है। पर बाव तो इसकी शादी की न्यूज सुनने के बाद बहुत ही अपसेट होता है और कहता है कि डैडी मैं आपसे बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। तो ये कहता है कि प्लीज मुझे अपनी मम्मी से बात करने दे दो। पर लिंची तो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही होती है और वो फैंग से कहती है कि तुम कार चलाओ और यहाँ से चलो। फिर जियान यहाँ कार के पीछे भागता रह जाता है और ये लोग तो यहाँ से निकल लेते हैं। फिर जियान कहने लग जाता है कि मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था,
और अब जब फाइनली तुम मुझे दिख गई हो तो आखिर तुम मुझसे एक वर्ड भी क्यों नहीं कहना चाहती। फिर जियान तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये जब वापस से पार्टी में आता है तो ये देखता है कि इसकी मॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अनाउंस कर रही होती है कि वो जल्द ही जियान और सॉन्ग की शादी करवाएंगी। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जियान यहाँ पर आकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप डिसीजन कैसे ले सकती हो। फिर जियान की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में रखना पड़ता है और जियान की मॉम उसे लेकर तुरंत ही अंदर जाती है और उसे चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस चुड़ैल लड़की के लिए तुमने मेरी पब्लिक में बेइज्जती करा दी। देखो वो लड़की तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, इसलिए तुम्हें सॉन्ग से शादी करनी पड़ेगी। जियान कहता है कि मॉम आप मुझसे सब झूठ बोल रही थी कि लिंची मर चुकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और अब इसलिए मेरे पास कोई और रीजन है ही नहीं सॉन्ग से शादी करने का। ये बोलते हुए जियान यहाँ से चला जाता है। फिर चैन तो फिर से जियान के लिए रोने लगता है कि डैडी मुझे छोड़कर चले गए और वो मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं। फिर सॉन्ग इसे चुप कराती है और तभी इतने में यहाँ पर पार्टी के सभी लोग आ जाते हैं इस बारे में पूछने के लिए कि क्या सच में जियान सॉन्ग से शादी नहीं करना चाहता है। जियान की मॉम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जियान को कोई अर्जेंट काम पड़ गया था इसलिए वो चला गया है। और फिर वो सभी को पार्टी कंटिन्यू कहने का बोलकर जल्दी से बाहर लेके जाती है। यहाँ पर सॉन्ग का भाई त्यान उससे कहता है कि जियान तो तुमसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो ये कहती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंची वापस आ चुकी है और वैसे भी मैं तो बस उसके फ्रेंड की वाइफ हूँ, तो वो मुझसे शादी ना करना चाहे ये समझने वाला है। इसका भाई त्यान तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट का फायदा कैसे होगा, इसलिए सिस्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, देखो मैं उस लड़की के साथ क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर त्यान यहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जियान तो घर पे बैठकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट आकर इसे माफी मांगता है कि बहुत सॉरी, मैंने आपकी मॉम के कहने पर आपको झूठ बोला था, लेकिन अब मिस लिंची वापस आ गई है तो आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और फिर ये जल्दी से लिंची का एड्रेस से बता देता है। फिर जियान तो तुरंत यहाँ से भाग जाता है लिंची को ढूंढने के लिए। फिर हम लिंची को देखते हैं जो कि जियान के दी हुई रिंग को देखकर बहुत ही अपसेट बैठी होती है और तीनों बच्चे इसे झाँक कर देख रहे होते हैं। लिंची याद करने लगती है कि जियान ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था और फिर ये दोनों साथ हो गए थे। पर फिर लिंची ये भी याद करती है कि कैसे उसने जियान को हॉस्पिटल में देखी थी और ये याद करके अपसेट हो जाती है। इसके बाद ये तीनों बच्चे जल्दी से रूम में आ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मॉम बहुत ही अपसेट है। शाओ और लिन बाओ से पूछने लगती हैं कि आखिर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो मॉम इतनी परेशान है। बाओ रोते हुए कहने लगता है कि तुम लोग मुझसे इस बारे में मत पूछो, हमारा सारा प्लान खराब हो गया। तो शाओ कहता है कि क्या हुआ, क्या मम्मी और डैडी साथ मिल नहीं पाए। तो बाओ कहता है कि नहीं और फिर वो इन लोगों को सारी चीजें बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो बाओ कहता है कि डैडी ने सच में हमें डिसअपॉइंट किया है। तो लिन कहती है कि और ग्रैंडमा ने भी हमें डिसअपॉइंट किया। बाओ कहता है कि और मम्मी ने तो मुझे डैडी से मिलने ही मना करी है। तो बाकी दोनों कहते हैं कि लेकिन हम मम्मी डैडी को मिलाने के प्लान को भी रोक भी नहीं सकते क्योंकि मम्मी इतनी अपसेट है, इसका ये मतलब है कि वो अभी भी डैडी को पसंद करती हैं। फिर ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम मम्मी के लिए अपने प्लान को गिव अप नहीं करेंगे और डैडी को एक लास्ट चांस देंगे। और फिर ये तीनों मिलकर डील कर लेते हैं। तभी इतने यहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से अपने रूम में सोने जाओ। बाओ कहता है कि फैंग डैडी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये हम बच्चों का सीक्रेट है, इसलिए हम लोग आपको नहीं बता सकते। तभी यहाँ पर फैंग देखता है कि बाओ ने बहुत सारी मिल्क कैंडी खा लिया है। फिर फैंग तो बहुत ही डर जाता है क्योंकि बाओ को मिल्क से एलर्जी है। और फिर बाओ के बेहोश होने की वजह से फैंग और लिंची जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर जियान जैसे अपने असिस्टेंट के साथ लिंची के घर के बाहर पहुंचता है तो वो यहाँ पर लिंची फैंग और बाओ को साथ जाते हुए देखकर सोचता है कि ये तीनों की फैमिली एक है। ये देखकर ये बहुत ही अपसेट हो जाता है और जल्दी से जाके कार में बैठता है और सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि ये 6 साल पहले मुझे क्यों छोड़ के गई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि लिंची ने मुझे चीट करी। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि लिंची अपने बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लेकर जा रही होती है और उसे समझाती है कि अगली बार से ये कैंडी मत खाना, तुम्हें उससे एलर्जी होती है। और लिंची अपने बेटे बाओ से माफी मांगती है कि रात मैंने तुम पर ध्यान नहीं दी थी। तो बाओ कहता है कि मम्मी क्यों ना आप डैडी को एक और चांस दे दो। तभी इतने में यहाँ पर लिंची से मिलने के लिए जियान की मॉम आ जाती है और इसे पैसों का चेक देते हुए इसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। फिर जियान की मॉम और लिंची के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है तो जियान की मॉम लिंची पर हाथ उठाने जा रही होती है पर तभी इतने में यहाँ पर फैंग आ जाता है और वो जियान की मॉम को रोकता है। जियान की मॉम इसे समझाती है कि फैंग तुम इस लड़की से दूर रहो, ये बहुत ही चालाक लड़की है। पर यहाँ पर फैंग तो लिंची की साइड ले रहा होता है तो जियान की मॉम इसे वार्न करती है कि अगर तुम इस लड़की की साइड लोगे तो मैं हमारी गो ग्रुप कंपनी के साथ तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दूंगी। तो फैंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंची मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। जियान की मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी कोई फर्क नहीं पड़ी, लेकिन क्या अपनी डैड की भी नहीं पड़ी है, वो बीमार है, तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ भी हो सकता है। लिंची को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो जियान की मॉम को चिल्लाती है कि हमारी लड़ाई के बीच में आप दूसरों को क्यों ले रही हैं, और अगर आपने अगली बार फिर से मुझे ऐसी परेशान करी तो फिर तो मैं आपसे पोलाइटली बात नहीं कर सकती हूँ। पर ग्रैंडमा की ऐसी बातें सुनाने पर बाओ भी कहने लगता है कि आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से आपके बेटे को आप पसंद नहीं हो और वो बहुत ही शर्मिंदगी फील करते हैं। और फिर बाओ लिंची से कहता है कि मम्मी चलो हम लोग घर चलते हैं।
पर यहाँ पर जियान की मॉम तो फिर भी काफी सारी बातें सुनाई जा रही होती है, तो फेंग अपने गार्ड को बुलाकर जियान की मॉम को यहाँ से बाहर करने के लिए कहता है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंची अपने बेटे बाओ को लेटा देती है और उसे सोने के लिए कह रही होती है, पर बाकी दोनों भी यहीं पर बैठे होते हैं। तो लिंची कहती है कि तुम लोग सो जाओ, पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं मम्मी, जब ब्रदर सो जाएगा तब हम लोग भी सो जाएंगे। तो लिंची मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन बाओ को ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। फिर लिंची के बाहर जाते ही बाकी दोनों बाओ से पूछने लगते हैं कि आज का क्या हुआ था। तो ये बताता है कि रास्ते में हमें ग्रैंडमा मिल गई थी और ग्रैंडमा ने मम्मी को बहुत सारी बातें सुनाई हैं, इसलिए मैं तो ग्रैंडमा से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और इन लोग को जियान पे भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये लोग कहते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटा है। और फिर ये तीनों बच्चे डैडी से बदला लेने के लिए जियान की कंपनी को बैंकरप्ट करने का सोच लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने ऑफिस में होता है और इसका असिस्टेंट यहाँ पर आकर इसे बैड न्यूज सुनाता है कि बॉस अचानक से कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। जियान जल्दी से इस बारे में चेक करने की कोशिश करता है और तभी बच्चों की तरफ से इसे मैसेज आता है कि इसने जो किया है उसी का इसे रिजल्ट मिला है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, कभी आपने किसी और लड़की को तो धोखा नहीं दिया था, तभी वो आपसे रिवेंज ले रही होगी। जियान कहता है कि तुमने कब देखा कि मेरे पास कोई और लड़की भी थी। जियान कहता है कि यहाँ टाइम क्या वेस्ट कर रहे हो, जाओ टेक्नीशियन को बोलो पता करने के लिए कि इन सबके पीछे कौन है। अब यहाँ पर तीनों बच्चों को जियान की तरफ से मैसेज आता है कि वो इन लोग से मिलना चाहता है। तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो कल कैफे में डैडी को 2 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं। और बाओ कहता है कि डैडी से मिलने के लिए मैं जाऊंगा, पर फिर शाओ भी जिद करने लगता है कि मैं भी साथ चलूंगा, तो बाओ इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि लिंची अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है और वो तीनों बच्चों को समझा देती है कि कहीं पर भी बाहर मत जाना और घर पे एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। बाओ कहता है कि मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपने दोनों छोटे भाई बहन का ध्यान रखूंगा। तो लिंची कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बाओ और शाओ की है, क्योंकि तुम दोनों कुछ ज्यादा शरारती हो। और फिर ये अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी से कहती है कि तुम अपने दोनों भाई का ख्याल रखना। तो ये कहती है कि मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं दोनों भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर लिंची इन सभी को गुड बाय करके यहाँ से चली जाती है। फिर लिंची के जाते ही ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि अब मम्मी तो गई, तो अब हमें हमारे डैडी के साथ डेट पर जाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियान यहाँ पर कैफे में इन लोग का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर बाओ आ जाता है और इसे देखकर जियान पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी भी यहाँ पर आई हुई है। बाओ कहता है कि आपने मुझे गलत समझ लिया है, मैं वो हूँ जिससे आप यहाँ पर मिलने आए थे। तो जियान पूछता है कि क्या सच में तुम ही वो हैकर हो जिसने मेरी कंपनी पे अटैक किया है। तो बाओ हाँ कहता है, पर इस पर जियान को बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि एक्टिंग मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ग्लासेस पहन लोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। और फिर वो इसके ग्लासेस निकालने की कोशिश करता है। तो बाओ कहता है कि आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर ये जा रहा होता है। तो जियान से रोकर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है। और फिर जियान से पूछता है कि चलो अच्छा, आप मुझे बताओ कि तुमने मेरी कंपनी को क्यों हैक किया। तो बाओ कहता है कि वो इसलिए क्योंकि आप एक 2 टाइमर डैडी हो जिसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसे शर्म भी नहीं आई, उसने अपने इतने सारे बच्चों को भी अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर जियान शॉक होता है और कहता है कि कहीं तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है। तो बाओ कहता है कि अगर आप इसको गलतफहमी कह रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वेट करो, आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर ये बोलकर बाओ यहाँ से जाने लगता है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर शाओ आ जाता है और ये भी जियान को डैडी कहने लगता है। तो जियान दोनों को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों ट्विंस हो। फिर बाओ शाओ से कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे डैडी बनने की लायक ही नहीं है और हमारी मम्मी को डिजर्व ही नहीं करते। और फिर बाओ जियान से कहने लगता है कि डैडी आप दोबारा हमारी मम्मी को परेशान करने मत आना। ये बोलकर ये शाओ को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है, पर शाओ यहाँ से जाने ही नहीं चाह रहा होता है और तभी इतने में जियान इन लोग को रोकने लगता है। तो शाओ कहता है कि डैडी कहीं आपको अपनी गलती का एहसास तो नहीं हो गया। तभी जियान जल्दी से इन दोनों के पास जाता है और कहता है कि फेंग ही तो तुम्हारा डैडी है ना, तो तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। फिर यहाँ जब लिंची घर आती है तो इसे पता लगता है कि शाओ और बाओ घर पे नहीं है। तो ये सोचती है कि लगता है दोनों खेलने चले गए। और तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और लिन कहती है कि मम्मी लगता है भाई आ गए। पर जब लिंची दरवाजा खोलती है तो वो सामने देखती है कि यहाँ पर जियान उसके दोनों बेबीज को लेकर आया होता है। ये देखकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तो शाओ और बाओ जियान से कहने लगते हैं कि डैडी आखिर आपने ऐसा क्या किए हो जो मम्मी आपसे इतनी नफरत करती हैं, कि आपकी वजह से अब उन्हें हम बच्चे भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर लिंची सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं से मेरे बच्चों के बारे में पता तो नहीं चल गया। और फिर लिंची जल्दी से दरवाजा खोल के शाओ को ले लेती है और फिर वो दूसरी बार दरवाजा खोलकर जल्दी से बाओ को भी ले लेती है और जियान बस बाहर खड़ा देखता रह जाता है। और फिर जियान लिंची को मनाने लगता है कि प्लीज मुझे भी अंदर ले लो ना। तो ये कहती है कि तुम कितने बड़े शेमलेस हो, देखो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। जियान कहता है कि प्लीज अंदर ले लो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर लिंची फिर भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए अब भी यहाँ से निकलो। फिर जियान यहाँ से जाने के लिए मान जाता है, ये सोचकर कि अभी लिंची नहीं मानेगी, लेकिन उसने 6 साल वेट किया है तो वो थोड़ा और वेट कर लेगा जब उसका गुस्सा शांत हो जाए। और फिर जियान अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मी अब फिक्र मत करो, डैडी जा चुके हैं। फिर ये बाओ को चिल्लाती है कि आखिर तुम उससे मिलने क्यों गए थे, मैंने बोली थी ना कि वो तुम्हारा डैडी नहीं है, और फिर भी तुम वहाँ पे गए और तुमने शाओ को भी अपने साथ लेकर गए। और लिंची दोनों को चिल्लाकर कहती है कि लगता है मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना होगा। फिर शाओ और बाओ भागने लग जाते हैं कि मम्मी से बचाओ।
फिर यहाँ जियान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को शाओ और बाओ के बाल दे देता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। वो याद करता है कि बाओ ने उसे बताया था कि फैंग उन लोग का डैडी नहीं है और वो बस उसकी मम्मी को 6 साल से पसंद करता है और उसे डेट करना चाहता है। जियान ने शाओ और बाओ से पूछा था क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं तुम दोनों का डैडी हूँ? तो बाओ कहता है कि ये तो हमने नहीं बोला। फिर ये दोनों यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो जियान कहता है कि चलो मैं तुम लोग को छोड़ने चलता हूँ। फिर इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट के रिजल्ट बता देना। फिर यहाँ देखते हैं कि लिंची अपने तीनों बेबीज के साथ मिलकर खेल रही होती है और वो सोचती है कि अब जियान को शाओ और बाओ के बारे में पता चल गया है जो कि अब उन लोग के लिए सेफ्टी नहीं है। वो डिसाइड करती है कि उसे इन लोगों को यहाँ से लेके जाना होगा। फिर वो इन सभी से कहती है कि मेरा काम हो चुका है तो अब हम लोग अब्रॉड वापस चलेंगे। पर ये तीनों यहाँ से वापस नहीं जाना चाह रहे होते हैं और लिंची से पूछते हैं कि मम्मी क्या आपका इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो लिंची कहती है कि इसकी तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मैंने आफ्टरनून की टिकट भी फिक्स कर दी हूँ, कल ही हम लोग निकलेंगे। फिर ये तीनों तो शॉक और अपसेट दोनों जाते हैं और लिंची कहती है कि अब मैं पूरे टाइम तक तुम लोग के साथ रहूंगी। फिर लिंची इन सभी के लिए कुकिंग करने चली जाती है और ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और मम्मी डैडी को एक करके लेंगे। फिर यहाँ पर शाओ और बाओ तो जियान को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं और वो लोग याद करते हैं कि जियान ने उन लोग को बाहर घूमने के लिए लेकर गया था और बहुत सारे गेम्स भी खिलाया था। अब ये दोनों हैकिंग करके कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें लेट हो गया तो प्लेन का टाइम हो जाएगा। अब तभी यहाँ पर जियान को इन लोगों का मैसेज आता है कि 11 घंटे हो गए। डैडी क्या आपको जानना नहीं है कि मम्मी अब्रॉड से वापस क्यों आई थी? अब आपने कल अच्छे से काम नहीं करे इसलिए हमें आपको बैड न्यूज देनी है कि मम्मी हमें साथ लेके जा रही है और हम लोग आपको कभी नहीं देख पाएंगे। ये पढ़कर जियान परेशान हो जाता है कि लिंची बच्चे को वापस लेके जा रही है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर जियान को इस बारे में बताता है कि मिस लिंची यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में आई थी लेकिन आपकी मॉम ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दी। और असिस्टेंट ये भी बताता है कि मिस लिंची और मिस्टर फैंग की शादी नहीं हुई है और मिस्टर फैंग की मॉम तो उन्हें ब्लाइंड डेट के लिए भी भेज रही थी। ये जानकर जियान बहुत ही खुश होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर लिंची से बात करो कि मैं उसके लैब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। फिर असिस्टेंट यहाँ से जाने लगता है तो जियान इसे रोककर कहता है कि एक काम करो, तुम उसे पता मतलब नहीं देना कि इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ और ये भी पता मतलब नहीं देना कि मेरी कंपनी है। और फिर ये वापस असिस्टेंट को रोकता है और कहता है कि वैसे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए कि नहीं? तो वो कहता है कि बॉस जल्दी आ जाएंगे। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद जियान लिंची की फोटो देखते हुए सोचता है कि क्या सच में शाओ और बाओ मेरे ही बच्चे हैं और ये डिसाइड करता है कि मैं सच पता लगा के रहूंगा कि आखिर क्या हुआ था। फिर यहाँ देखते हैं कि लिंची ने लगेज पैक कर चुकी होती है और वो अपने तीनों बेबी से बताती है कि जैसे ही फैंग डैडी यहाँ पर आ जाएंगे तो हम सभी निकलेंगे। शाओ बाओ से पूछता है कि आखिर डैडी का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। अब तभी इतने में लिंची को कॉल आती है और कॉल पे बात करने के बाद ये बहुत ही खुश होती है तो तीनों बच्चे समझ जाते हैं और पूछते हैं कि मम्मी कोई गुड न्यूज मिली है, कहीं आपको बहुत ही फेमस कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट का ऑफर तो नहीं आया? तो लिंची कहती है कि हाँ तुम लोगों ने सही समझा है। फिर ये तीनों बहुत ही खुश जाते हैं और पूछते हैं कि यानी मम्मी अभी हमें अब्रॉड नहीं जाना पड़ेगा? तो लिंची कहती है कि हाँ अभी के लिए तो नहीं, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे। तो बाओ सोचता है कि तब तक तो हमारे डैडी मम्मी को मना ही लेंगे और हमें यहाँ से वापस जाने ही नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंची कंपनी जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग का भाई त्यानी से देख लेता है और वो जानबूझ के इसे परेशान करने लगता है और वो कहता है कि वो इसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होने देगा। वो इस कंपनी की बॉस से बात करने लगता है कि वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, नहीं तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। तो इस कंपनी का जो बॉस होता है वो कहता है कि मुझे पहले अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी और फिर वो मिस्टर वांग को यहाँ पर बुला के लाता है जो कि उसका पार्टनर है। पर क्योंकि जियान ने पहले ही मिस्टर वांग से बात करके रखा था इसलिए वो यहाँ पर लिंची के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करता और उल्टा त्यान को यहाँ से निकाल रहा होता है। फिर त्यान को लिंची के ऊपर बहुत ही गुस्सा आती है और ये इसे बदला लेने के लिए इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ टाइम पर फैंग आ जाता है और इसे एक पंच मारता है और लिंची को बचा के यहाँ से लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि स्कूल में हैं। यहाँ पर जियान की मॉम स्कूल आई होती है और वो बाओ को देखकर सोचती है कि ये लिंची का बेटा है। इससे बदला लेने के लिए वो पिछले बार वाले वही लेडी और उसके बेटे से मिल जाती है और फिर लड़का तीनों को बुली करने लगता है और उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए शाओ बाओ और लिन तीनों को ही परेशान करने लगती है। तभी ये लोग जियान को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि यहाँ पर किसी काम से आया था। फिर जब यहाँ जियान इन तीनों को देखता है तो उसे पता लगता है कि ये लोग ट्विंस नहीं बल्कि 3 हैं। फिर जियान यहाँ पर इस लेडी को चिल्लाता है कि आखिर वो इन तीनों बच्चों को कैसे बुली कर सकती है। तभी इतने में यहाँ पर लिंची और फैंग भी पहुंच जाते हैं और लिंची इस लेडी से फाइट करते हुए पूछती है कि आखिर वो उसके बच्चे को क्यों परेशान कर रही थी। तभी ये लेडी बता देती है कि इसके पीछे जियान की मॉम का हाथ है, उसी ने इसे ऑर्डर दी थी। जियान इस बात पर बिलीव नहीं करता तो लिंची गुस्सा होकर इसे एक स्लैप लगाती है, पर ये फिर भी इस लेडी से पूछता है कि तुम झूठ क्यों कह रही हो, सच बताओ। तभी जियान की मॉम यहाँ से भागने लगती है और ये लेडी दिखा देती है कि देखो वो वहाँ से जा रही है। फिर जियान अपनी मॉम को आवाज देता है।
फिर यहाँ पर फिर से जियान की मॉम और लिंची का आर्ग्यूमेंट होता है और फिर लिंची यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो जियान को वार्न करती है कि वो दोबारा उसके पीछे ना आए। और फिर फैंग और लिंची मिलकर तीनों बच्चों को यहाँ से लेके चले जाते हैं और बाओ जाते हुए जियान को फोन करने का इशारा करते हुए जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि घर आने के बाद जियान अपनी मॉम से कहता है कि उन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से उनके लिए यही बेहतर रहेगा कि वो अब्रॉड में जाके रहे। और फिर रात में हम देखते हैं कि जियान तीनों बेबीज को कॉल करके उनसे पूछ रहा होता है कि वो लोग ठीक तो है, कहीं उन्हें कोई पेन तो नहीं फील हो रहा। तो तीनों कहते हैं कि डैडी पहले तो हो रहा था लेकिन आपकी आवाज सुनने के बाद बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर जियान इन लोग से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, जिसने भी तुम लोगों को बुली किया है मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं और आगे से मैं किसी और को तुम लोगों को बुली करने नहीं दूंगा। फिर ये सुनने के बाद तो तीनों बेबीज बहुत ही खुश जाते हैं और जियान की तारीफें कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट के पास डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट होता है और त्यान इसके पास ये देखकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके पता लगा लेता है कि रिपोर्ट में क्या है। और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये पूरा शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से जाकर सॉन्ग को इस बारे में बताता है कि उस लिंची के जो तीनों बच्चे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि जियान के ही हैं। ये जानकर ये भी शॉक हो जाती है। ये कहता है कि सिस्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों को बस कैसे भी करके जियान तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हाथ लगने नहीं देना है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ पर जियान को रिपोर्ट लाके दे देता है पर तभी यहाँ पर सॉन्ग चैन को जियान के पास भेज देती है और वो बच्चे को सुलाने के लिए चला जाता है और मौका देखकर सॉन्ग उसके रूम में जाकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज कर देती है जो कि उसके भाई त्यान ने पहले से उसे फेक रिपोर्ट देख के रखा था। और फिर जब जियान इस टेस्ट रिपोर्ट को देखता है तो इसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो तीनों इसके बच्चे हैं ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंची को कंपनी जाना होता है और आज के दिन वो तीनों बच्चों को घर पे छोड़ नहीं रही होती है। बेचारे तो जाना नहीं चाह रहे होते हैं पर ये इनको जबरदस्ती अपने साथ कंपनी लेके जाती है क्योंकि इसे पता है कि ये लोग ऑफ कोर्स अपने डैडी के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों जियान के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग डैडी को कितना मिस कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंची का जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाता है तो वो देखती है कि उसके तीनों ही बच्चे कंपनी में नहीं है। हर जगह ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलते तो ये बहुत ही परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि तीनों बच्चों को किसी गुंडे ने किडनैप करके रखा होता है और ये लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं और स्मार्ट तरीके से ये लोग जियान को कॉल कर लेते हैं और वो फाइनली यहाँ पर इन लोग को बचाने के लिए पहुंच जाता है। फिर लिंची भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो जियान को थैंक यू कहती है पर तभी यहाँ पर एक गुंडा जियान के सर पे मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं और जियान की सर्जरी चल रही होती है। लिंची घर आने के बाद भी जियान की फिक्र कर रही होती है और लिंची को ऐसे देखकर फ्रैंक कहता है कि मैं सब समझ गया कि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो और मेरा कोई चांस नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियान को होश आ जाता है और इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि बच्चों को किडनैप करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि त्यान का हाथ था। तभी यहाँ पर तीनों बच्चे जियान से मिलने आए होते हैं और ये लोग कहते हैं कि डैडी प्लीज इस बारे में मम्मी को मत बताना कि हम लोग आपसे मिलने आए थे, नहीं तो मम्मी हम लोग को छोड़ेगी नहीं। और फिर ये तीनों मिलकर जियान की हेल्प करने के लिए उसे थोड़ी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं दर्द की और फिर कॉल लगाकर यहाँ पर लिंची को आने के लिए कहते हैं जियान को देखने के लिए। और फिर ये दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर ये सभी बाहर चले जाते हैं। जियान लिंची से इस बारे में पूछता है कि वो 6 साल की जिंदगी उसकी कैसे चल रही थी। लिंची तो याद करके रोने लग जाती है कि उसने कितना कुछ सफर करी है और फिर वो जियान से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहती है और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियान ने यहाँ पर सॉन्ग और उसके भाई त्यान को बुलाया होता है और वो त्यान ने जो किया है उसके लिए उसे जेल भेजने की बात कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर सॉन्ग जियान को मनाने लग जाती है कि वो उसके इकलौते भाई को जेल ना भेजे। फिर अपने फ्रेंड की वजह से ये सॉन्ग की बात मानते हुए त्यान को छोड़ देता है। पर यहाँ त्यान को तो लिंची पर बहुत ही गुस्सा आती है और ये सॉन्ग से कहता है कि वो लिंची से बदला लेकर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चों ने प्लानिंग करे होते हैं लिंची और जियान को साथ मिलवाने के लिए और ये लोग प्लानिंग के हिसाब से बाहर जियान से मिलने के लिए आ जाते हैं और लिंची का भी वेट कर रहे होते हैं। पर टाइम के हिसाब से वो यहाँ पर पहुंचती नहीं है तो इन लोगों को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर त्यान ने लिंची को पकड़ के रखा होता है और ये इसे कोई ड्रग भी देता है और इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि बच्चों की मदद से जियान यहाँ पर लिंची को बचाने पहुंच जाता है। फिर ये लोग लिंची को घर ले आते हैं और तीनों बच्चे जियान और लिंची को रूम में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं क्योंकि लिंची को ड्रग दे दिया गया था, इसलिए इसकी जान बचाने के लिए जियान को इसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियान रूम से बाहर निकलता है तो वो तीनों बच्चों को देखकर शॉक होता है और पूछता है कि क्या तुम लोग रात भर यहीं थे? तो ये लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग अभी सुबह उठ के आए। तो ये सुन के इसे खुशी मिलती है कि कल रात के बारे में इन लोगों को कुछ ऐसा पता नहीं चला। फिर हम देखते हैं कि जियान यहाँ पर त्यान को बुलाता है, वो उसे इस बार जेल भेज रहा होता है। ये देखकर सॉन्ग इसे मनाने लग जाती है कि वो इसके भाई को फिर एक बार छोड़ दे, पर जियान नहीं मानता और वो कहता है कि सॉन्ग देखो, मैंने अब तक तुम्हारी बहुत बातें सुन चुका हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी जान बचाया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया तुम्हारी केयर करने के लिए, और तुम्हारे बच्चे को भी मैंने अपना नाम दिया और उसका डैडी बन के रहा। तभी हम देखते हैं कि लिंची बाहर आई होती है और वो ये सब सुन लेती है और अब जाके लिंची को पता लगता है कि सॉन्ग का जो बेटा है वो जियान का नहीं है। सॉन्ग जियान से कहती है कि उसने उसके ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, इसलिए एक और एहसान कर दे। फिर ये सब सुनने के बाद लिंची जियान से पूछने लगती है कि क्या सॉन्ग सब सच कह रही है।
इसके हस्बैंड की जान तुम्हारी जान बचाते हुए चली गई थी और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा नहीं है। तो जियान ये क्लियर करता है कि चैन मेरा बेटा नहीं है और मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया हूँ और वो सिर्फ तुम हो। और फिर जियान कहता है कि यानी तुम मुझे इस रीजन की वजह से छोड़ के गई थी। लिंची तो जल्दी से हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है यानी मैं कोई थर्ड पार्टी नहीं हूँ, तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था और तुमने मुझे चीट नहीं किया। जियान कहता है कि क्या तुमने और मेरी और सॉन्ग की रिलेशनशिप को गलत समझ लिया था और इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। लिंची रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे उस कार एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया था, नहीं तो हम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमी ना होती और मैं तुम्हें छोड़कर ना चाहती। जियान कहता है कि मैं तुम्हें वो फिक्र में नहीं डालना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अब तब यहाँ पर सॉन्ग लिंची से माफी मांगने लगती है अपने भाई की जगह, पर सॉन्ग इसे बताती है कि इसके भाई ने इसके साथ क्या करने की कोशिश किया था और लिंची डिसाइड करती है कि इसके लिए वो त्यान को माफ नहीं करेगी और उसने पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची अभी भी जियान से गुस्सा होती है जो उसने पूरी चीजें सच नहीं बताया था और इन लोग के बीच में इतने सालों की गलतफहमी हो गई। जियान इसे मनाने लगता है और वो ये भी कहता है कि वो इसके तीनों बच्चों को एक्सेप्ट भी करेगा और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके भी बच्चे हो। तो लिंची इसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तीनों बच्चे तुम्हारे नहीं बल्कि किसी और के, और ये बोलकर वो जाने लगती है। तो जियान जल्दी से इसे हक करता है और पूछता है कि क्या सच में वो बच्चे मेरे ही हैं। तो जियान सोचता है कि यानी जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आया था वो फेक था। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने बेटे चैन को लेकर यहाँ से कहीं और रहने के लिए जा रही होती है और वो जियान के लिए एक लेटर छोड़ के जाती है जिसमें वो सारी चीजों के लिए उससे माफी मांगती है और ये भी बता देती है कि उसी ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज करी थी और ये भी बताती है कि अब वो अपने बेटे के साथ एक न्यू लाइफ शुरू करने जा रही है। अब यहाँ पर जियान और लिंची के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और ये दोनों मिलकर बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग अब जल्दी ही वेडिंग करेंगे और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।